हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लाहौर से आपके लिए 12th क्लास का लेक्चर 9th लेकर आया हूँ, जिसमें लेक्चर 8 तक आपको क्वेश्चन क्रमांक 15 तक मैंने अपलोड कर दिए थे। क्वेश्चन क्रमांक 6वां है, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण या भ्रूण कोश का निर्माण को समझाइए। तो ग्रू बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित एन नंबर ग्रुप बीजाणु का निर्माण होता है। अगुणित को एन कहते हैं, द्विगुणित को 2n कहते हैं। इनमें से एक ग्रुप बीजाणु ही कार्यशील होता है, बाकी 3 ग्रुप बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील ग्रुप बीजाणु ही विकसित होकर मादा उद्भिद का निर्माण करता है। कार्यशील ग्रुप बीजाणु समसूत्री विभाजन कर 2 केंद्रक बनाता है, जिसमें से दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इसे केंद्र की अवस्था कहते हैं। प्रत्येक केंद्रक पुनः एक बार समसूत्री विभाजन कर 4 केंद्र की और पुनः विभाजन होकर 8 केंद्र की संरचना का निर्माण कर लेता है। जब मैंने यहाँ कहा था आपसे कि ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, तो वहाँ एक होता है निवाहक की ओर, एक गुरु बीजाणु की ओर। पुनः विभाजन कर हो गया 8, संरचना का निर्माण हो गया। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोश का भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें 7 कोश की भ्रूण कोश का निर्माण होता है। कोश की भित्ति के निर्माण के समय दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक कोशिका के केंद्रक में आ जाते हैं, जिससे निवाहक पर उपस्थित तीन केंद्रक व कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। परंतु केंद्रक में उपस्थित 2 केंद्रक एक भित्ति में होती हैं। इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ स्थित 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे अंडोपकरण कहते हैं। इसमें से एक बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका, दोनों पास वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहलाती हैं। सहायक कोशिका के बीजांड द्वार वाली सतह पर विशिष्ट टूलन होता है, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। और तंतु रूप समुच्चय में यह पराग नलिका को सहायक कोशिकाओं में प्रवेश करने हेतु निर्देशित करती है। कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं। निवाहक शरीर पर स्थित 3 कोशिकाओं को प्रतिव्यसान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिव्यसान कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, और पुष्पी पादपों का प्रारूपिक भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन क्रमांक 17, मोनोस्पोरिक भ्रूण कोश किसे कहते हैं? जब भ्रूण कोश का निर्माण एकमात्र कार्यशील गुरु बीजाणु से होता है, जिसमें 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, तो इसे एक बीजाणु भ्रूण कोश कहते हैं। परागण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? किसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण किसे कहते हैं? कितने प्रकार? किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। उदाहरण में इसका मटर आता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ऑटोगोमी, एक होता है ऑटोगैमी या स्वागामी या स्वयुग्मन। एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ऑटोगैमी या स्वगामी या समयुग्मी परागकण कहलाता है। उदाहरण इसमें भी मटर आता है। सजात पुष्पीय क्या होते हैं? परागकण। एक पुष्प के परागकणों का उसी पादप पर लगे अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचना सजात पुष्पीय परागकण कहलाता है, जैसे गेहूं, चावल। स्वपरागण के लाभ बताइए। मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन लिखिए। क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के परागकणों में कम परागकणों की आवश्यकता होती है। पहला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च ही नहीं होना परागकण, तो कम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के परागकणों में ऊर्जा और माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, न इसमें कोई माध्यम लगेगा, जल, वायु, कीट, कोई माध्यम नहीं लगेगा। तीसरा, यह किसी प्रजाति की शुद्ध नस्ल या प्योर लाइन बनाए रखने में मदद करता है। और चौथा है, विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में जब कीट व अन्य परागण करता कम हो, जैसे पहाड़ों पर भी, यह लाभदायक होता है। एक क्वेश्चन और है, स्वपरागण के क्वेश्चन क्रमांक 21वां, स्वपरागण के दोष क्या है?
दी मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन लिखिए। स्वपराग